हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे। आज थोड़ी क्लास फिर लेट हो गई है ना, उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। जय माँ सरस्वती। रोशनी, विशाल, शिवानी, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। मिथिलेश पाल, ठीक है। सेजल, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिवानी, श्रेया, राजा, शालिनी, संजय, राजेकेश, ठीक है। अंशु, सर कल वाला रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। बेटा हो गया होगा, थोड़ा सा समय लगता है। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। दिव्यकरण पटेल, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी गुड मॉर्निंग भाई। चलो, मैं शुभम सर, है ना, मेरा नाम भी जान जाओ, शुभम, ठीक है। चलो, तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता है समय कम है, यूट्यूब पर आना हुआ, नहीं तो कल इसको पक्का खत्म कर देंगे। यह कल चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। कुछ चुंबकीय गुण पढ़ेंगे, चुंबकीय गुण के बाद अल्टरनेटिंग करंट। बस 2 चैप्टर बचे हैं। बुक मतलब पार्ट 1 के केवल 2 चैप्टर बचे हैं बेटा, ठीक है ना। अब बहुत लेट हो गया है, माफी चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, इस जो पार्ट 1 है उसके केवल 2 चैप्टर बचे हैं। उन दोनों चैप्टर को पढ़ाने के बाद हम शुरुआत से, ठीक है बेटा, हम शुरुआत से पूरे चैप्टर का रिवीजन फिर से करेंगे। अरे गधवा, इंस्टा आईडी वही है, शुभम सर ऑफिशियल, ठीक है ना। सबको पता है, ठीक है ना, सबको पता है क्या होता है, ठीक है ना। इसी का गवाह लगा ले, ऑफिशियल, इसी का गवाह लगा ले, ठीक है भैया, ठीक है बेटा। तो आज और कल ये दोनों दिन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय गुण पढ़ लेंगे, एक चैप्टर है। एक हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे केवल एक दिन का टॉपिक होता है। उसके बाद शुरुआत से हम करेंगे रिवीजन, और आप उसके लिए हो जाओ तैयार। जिसका जो टॉपिक छूटा है, जो टॉपिक छूटा है उसका बेटा कोशिश करो। देखो मैं जानता हूं कि पर डे की क्लासें बहुत लंबी हो जा रही, तो कोशिश करो कि जितना हो सके उतने का रिवीजन कर लो, ताकि जब हम लोग शुरुआत से क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ी आसानी हो, चीजें समझ में आए, ठीक है। तो मान के चलो कि 25 अप्रैल के बाद से या 1 मई के आसपास से हम लोग चैप्टर 1 से रिवीजन करेंगे, ठीक है बेटा। और एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन, तो 7-8 चैप्टर रहेंगे, 7-8 दिन में रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस क्लास आप लोग की चलेगी और टेस्ट वेस्ट वाला मैटर चलेगा, ठीक है ना बेटा। चलो थोड़ा सा आगे चलते। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल कितना लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, यह हमें पढ़ना है, ठीक है बेटा। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। बेटा क्लास तो 6:30 ही रहेगी, मुझे थोड़ा लेट हो जा रहा है, थोड़ा देखो मौसम का चेंजिंग आ रहा है ना, समझ रहे। और गांव घर में जाने, थोड़ा गांव घर से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो क्या करते हैं वहां पर गेहूं होता है ना, गेहूं, तो उसका काम चल रहा है ना, गेहूं की कटाई उटाई चल रही है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है ना बेटा, ठीक है, इसलिए लेट हो जाता है। हाँ, काम कंप्लीट हो गया, अब लेट नहीं होगा। क्लास जस्ट स्टार्ट हुई है, तो बेटा आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल कितना लगता है। एफ की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना बेटा। धारावाही चालक पर बल, चलो आ जाओ।
चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। ठीक है बेटा, चलो इसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। धारावाही चालक पर बल क्या होता है? तो कहते हैं किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, क्या बोलेंगे भाई? किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसके अल्पांश, जैसे समझो, जैसे हमारे पास कोई धारावाही चालक है तो इसका छोटा सा एरिया हम मान लेंगे क्या? इसका छोटा सा एरिया हमने मान लिया डीएल, या किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ऐसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इसका एक छोटा सा अल्पांश हम मान लेंगे डीएल। तो छोटा अल्पांश रहेगा, जब छोटा अल्पांश होगा बेटा तो इसके कारण फोर्स भी तो छोटा लगेगा, डीएफ वेक्टर। जब छोटा सा एरिया लोगे, छोटा सा लंबाई लोगे तो छोटा फोर्स लगेगा, डीएफ वेक्टर। ठीक है बेटा, द्वारा अनुभव किया गया बल डीएफ बराबर कितना होगा? आई डीएल क्रॉस बी। क्या हो जाएगा बेटा? डीएफ वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? आई डीएल क्रॉस बी। जहां पर क्या करा? आईडीएल धारा अवयव है, जहां आईडीएल क्या बेटा? धारा अवयव है। बात समझ में आ रहा है बेटा? यह चीज, यह फोर्स हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी? यह फोर्स हो जाएगा, बल हो जाएगा किसी भी धारावाही चालक पर बल। कहां? जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तब। यही क्रॉस हटा देते हो बेटा, अभी देखो मैंने पीछे पढ़ाया भी है, यह डीएल क्रॉस बी है, इसको जब हटाओगे तो क्या लिखोगे? डीएल बी डीएल साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? बी डीएल साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? बी डीएल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, जैसे हमारे पास एक छोटा सा अल्पांश है बेटा, यह छोटा सा अल्पांश हमने मान लिया डीएल वेक्टर। यह छोटा सा अल्पांश है, छोटी सा अल्पांश मतलब छोटी लंबाई, कितना मान लिया बेटा? डीएल मान लिया। तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? डीएफ वेक्टर। अगर पूरी लंबाई इसकी मान लेते हैं एल है, इसकी पूरी लंबाई कितनी है? कैपिटल एल है। इस तार की पूरी लंबाई कितनी है? कैपिटल एल है। पूरे तार की कितनी लंबाई है? इस पूरे चालक की जो लंबाई है कैपिटल एल मान लिया। इसी में से एक छोटा सा एरिया वेक्टर हम, सॉरी छोटा सा अल्पांश, छोटी सी लंबाई मान लिया डीएल। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? डीएफ। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर क्लास नहीं चल रही। अरे चल तो रही है बेटा, क्लास चल तो रही है, क्या दिक्कत है? चल तो रहा है, क्लास अच्छे से चल रहा है एकदम, कोई दिक्कत है नहीं। कहते हैं कुल चुंबकीय बल कितना होगा? अगर कुल देखो इधर, अगर हमें इसे पूरे की तार के कारण, देखो इधर छोटा सा देखना पहले, डीएल के कारण कितना है? तो डीएफ है। डीएल के कारण बल कितना है? डीएफ है। तो अगर हम कहते हैं पूरी लंबाई एल के कारण कितना होगा? तो एफ होगा। तो क्या करोगे? एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ, या इंटीग्रेट कर देना, समाकलन कर देंगे, सभी के कारण समाकलन कर देंगे, जुड़ जाएगा। तो छोटा छोटा डीएल 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 जोड़ते जोड़ते पूरा कितना? कैपिटल एल लंबाई का है, एल के कारण कितना होगा? एफ वेक्टर होगा। इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और जुड़ जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, तो देखो अब डीएफ बराबर हमने कितना बताया? आई डी एल क्रॉस बी। तो जब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो एफ इक्वल टू, मैंने कितना बताया? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई कर दो बाहर, ये हो जाएगा डीएल क्रॉस बी। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है बेटा? एक समान है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आई ले लो बाहर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर कोष्टक बंद इनटू क्रॉस बी हो जाएगा। बी का इंटीग्रेशन नहीं होगा, बी का कांस्टेंट है तो हम लोग बी का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, जो वेरिएबल होता है उन्हीं का इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है बेटा, चलो ध्यान दो। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? डीएफ वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ डीएल आई डीएल, अरे मैंने बताया ना भैया, वह धारा अवयव है। धारा अवयव मतलब धारा एलिमेंट है, करेंट एलिमेंट है। ठीक, करंट एलिमेंट मतलब छोटी एरिया में उस धारा का मान है, आई डीएल। कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल क्रॉस बी, और कहते हैं यदि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है अर्थात बी बराबर क्या है? नियतांक है। बी बराबर क्या बेटा? नियतांक है, कांस्टेंट है। तो क्या बोले? एफ बराबर आई डीएल का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्रॉस बी हो जाएगा बाहर, तो कह देंगे आई डीएल, ये क्या होगा?
अच्छा आइडियल, कुछ गड़बड़ आ गया क्या, क्या गड़बड़ लिख दिया, कुछ यहाँ पे लगता है टाइपिंग वाले ना 3-5 कर दिए हैं, यहाँ पे लगता है ना कुछ टाइपिंग वाले 3-5 कर दिए, ठीक है ना। ठीक है बेटा, आप लोग उसको मत ध्यान दो। तो सीधे एफ बराबर क्या होगा, देखो आई को कर दो बाहर और डीएल का कर देंगे क्या हम लोग, इंटीग्रेशन। डीएल का क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे, ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो उसके बाद इसको हटा दो, ये नहीं है, ठीक, ये है नहीं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी हो जाएगा। क्यों, आई तो रहेगा डीएल के स्थान पे। देखो इधर, जब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करोगे बेटा तो किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल एल के बराबर। बी का मान, अरे बी का मान जो पहले हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो वही वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है ना बेटा। ई नहीं रहेगा बीच में, तो क्या हो जाएगा, देखो डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कैपिटल एल क्रॉस बी हो जाएगा। कहते हैं डीएल बराबर कैपिटल एल, यहां से क्या बोल देंगे बेटा, डीएल बराबर कैपिटल एल बोलेंगे सभी लंबाई अवयवों का सदिश योग, सभी लंबाई अवयवों का सदिश योग जिसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है, कैपिटल एल वेक्टर है। क्या है, कैपिटल एल वेक्टर। कोई अभी तक समस्या है तो बताना, अभी तक कोई समस्या है तो बेटा बताओ। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो डीएल का इंटीग्रेशन करोगे, पूरा तरवा कितना लंबा है, कैपिटल एल माना है, तो डीएल का इंटीग्रेशन एल के बराबर हो जाए, कैपिटल एल के बराबर। ठीक है भाई, आगे कहते हैं रेखी चालक के लिए अब बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। रेखी चालक के लिए क्या होता है, यह बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है, फोर्स का मान पिछले क्लास में पढ़ाए थे। फिर कहते हैं बंद लूप के लिए यह बराबर क्या होता है, 0 होता है। बंद लूप के लिए यह बराबर क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर है ना। जब बंद लूप रहेगा, मतलब ऐसा यह बंद लूप रहेगा, तो इसके लिए अब बराबर कितना होगा, 0 होगा। यह क्या है, रेखी चालक बल ऐसा रहेगा, यह रेखी चालक है, तो इसके लिए आई बी एल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा। फिर कहते हैं बल की दिशा, बल की बल की दिशा की बात करते हैं हेडिंग के तौर पे, बल की दिशा सदैव उस तल के लंबवत होगी। क्या बोलेंगे बेटा, बल की दिशा सदैव उस तल के लंबवत होगी जिस तल में आइडियल, जिस तल में आइडियल, आइडियल क्या, धारा अवयव, क्या हो जाएगा, आइडियल तथा बी विद्यमान है, एवं इसका मान दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल ए क्रॉस बी के तुल्य होगा। यहाँ वेक्टर ए बराबर आइडियल होगा और दूसरा क्या होगा, वेक्टर बी होगा। ठीक है बेटा, चल आगे चलते हैं। अब आगे हमें पढ़ना है इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा ज्ञात करनी है, उसके लिए क्या क्या नियम आता है, जैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है ना। चल बात करते हैं, ध्यान देना। चल ये देखो, ये देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्या पढ़ेंगे बेटा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है भाई, भाई सत्य प्रभात रुक जाओ, सारी चीजें बता देंगे। सत्य प्रभात भाई रुक जाओ, लास्ट में सारी चीजें बता देंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो बाएं हाथ का नियम क्या बेटा, अपनी तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के 90 अंश के कोण पे हो। अपनी तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाओ, अंगूठा, तर्जनी और मध्य वाली अंगुली को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों कितने पर हो बेटा, 90 अंश के कोण पर हो। कितने कोण पे हो, 90 अंश के कोण पे हो। तो इस समय जब बी वाली अंगुली, सॉरी यह तर्जनी वाली अंगुली किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, और आई जो बीच वाली अंगुली है वह आई धारा की दिशा में हो, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा में अंगूठा की दिशा होगी। ठीक ना, तो जिधर बल लगेगा उधर ही अंगूठा की दिशा होगी, या फिर सिंपली बोले जिधर अंगूठे का डायरेक्शन है उधर ही बल की दिशा हो जाएगी।
फिर से समझो। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो कहते हैं अपनी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, तीनों अंगुलियों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों 90 अंश के कोण पर हों। फिर कहते हैं कि तर्जनी वाली अंगुली को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगाते हैं और बीच वाली अंगुली धारा की दिशा में हो, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। बात समझ में आ गया बेटा? इतना समझ में आ गया? फिर अगला इसके बाद नियम पढ़ना है दाएं हाथ के हथेली का नियम। दाएं हाथ के हथेली का नियम, यह पहले फ्लेमिंग वाला है, देख लो। यह किसको बताएगा बेटा? यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और यह धारा की दिशा। चालक पर बल की दिशा। चालक पर बल की दिशा। ठीक है बेटा, चलो अगला नियम है दाहिने हाथ के हथेली का नियम, मतलब राइट हैंड पाम रूल। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। देखो बेटा, तो ये पाम रूल यह होता है, जैसे अपने हाथ के पंजे को उठा लो, अपने हाथ के पंजे को ऐसे उठा लो राइट हैंड वाले को, और कहते हैं कि यदि जो यह हमारे अंगूठा है, यह अंगूठा और यह जो चारों अंगुलियां, 4 फिंगर, तो देखो अगर जो चारों अंगुलियां हैं यह कहां पर हो जाए बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये जो चारों अंगुलियां हमारी हैं यह किसको बताएं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएं, और अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो जो हमारा हथेली का, जो हमारा हथेली का जो यह जिसको कहता है हथेली, इसकी जो दिशा होगी, इसके जो अंदर की दिशा होगी, यही किसके? बल की दिशा को बताएगा। ठीक है बेटा, देखो उधर यह किसको बता रहा है? यह चारों अंगुलियों की जो दिशा, ऐसे अंगुलियों की जो दिशा, यह जिस डायरेक्शन में होंगी, अगर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, अंगूठा किसकी दिशा में बेटा? आई धारा की दिशा में हो, तो यह जो हथेली है, ठीक है ना, ये जो हथेली पाम है, किसकी दिशा को बताएगी? बल की दिशा को बताएगी। ठीक है बेटा, इतनी चीजें समझ में आ गई बल का डायरेक्शन निकालने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हमें पता होना चाहिए, धारा की दिशा ऑलरेडी दिखती है, तो उसी दोनों डायरेक्शन में लगा के बल की दिशा को निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, और यहां से ये है इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है बेटा? दो वायर दे दिया जाता है, जैसे दो तार दे दिया जाए, और उन्हीं में जैसे समझो क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके लिए भी देखो। जैसे हमारे पास दो वायर दे दिया जाए, ऐसे दो तार दे दिया, कह दिया इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें धारा I2 बह रही है, इसमें धारा I1 है, उसमें धारा I2, और ये अनंत लंबाई का है, और इनके बीच की दूरी a है। अनंत लंबाई का है और इनके बीच की दूरी कितनी? a है। तब इसमें आपसे चुंबकीय बल पूछा जाता है, कितना होगा, बल कितना लगेगा। ठीक है बेटा, तब आपसे पूछा जाएगा इसमें बल कितना लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो देखो बल कैसे निकालते हो, तो ये पीछे भी पढ़े हैं। बल यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो कहते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I/r, है ना, कुछ ऐसा हम लोग पढ़े हैं। 2I/r, यह हम पीछे क्लास में पढ़े हैं। लेकिन ध्यान देना, जब दो चालक तार हो जाएंगे तो यहाँ पर हम इसके स्थान पे प्लेसमेंट कर देंगे क्या? F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। इनके बीच की दूरी a है तो क्या हो जाएगा? a ले लेंगे। क्लियर है भाई? इनके बीच की दूरी a है तो क्या ले लेंगे? a ले लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है भाई। बात करते हैं यदि दो अनंत लंबे एक समांतर चालक तारों में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं उनके बीच की दूरी स्मॉल a है, तब उनके बीच की दूरी स्मॉल a है, तब इनके मध्य कार्यरत बल F बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई। इनके मध्य कार्यरत कितना होगा? बल बराबर, इनके मध्य कार्यरत बल म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसको मैं अपने से लिख देता हूं, बल कितना हो जाए? F बराबर
म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपान ए, कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान ए इंटू, मतलब क्रॉस एल हो जाएगा, क्रॉस एल हो जाएगा उसकी लेंथ के लिए, ठीक है बेटा। यह हो जाएगा उनके मध्य लगने वाला बल, ये क्या है उनके मध्य लगने वाला बल। जरा देखो देखो, अब बात करते हैं अतः एकांक लंबाई के, फिर आगे बात करते हैं बेटा, अतः एकांक लंबाई के या एकांक लंबाई पर कार्यरत बल कितना होगा। एकांक लंबाई पर, जैसे एकांक लंबाई किसी यूनिट लंबाई का, जैसे एल का मान 1 हो जाए तो कहते हैं बेटा एफ बाई एल, तो यहां से कितना हो जाए, एफ बाई एल म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान ए, कितना हो जाएगा 2I1 I2 अपान ए हो जाएगा। कितना क्लियर है। और मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, मात्रा क्या हो जाएगा बेटा यहां से, न्यूटन पर मीटर। एफ बाई एल क्यों निकाला मैंने, तो उसको भी देखो, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपान ए इंटू एल, तो एल को भेज दो बटे में। देखो एकांक लंबाई में निकालना हो तो जितनी लंबाई उसी से भाग दे दो। जैसे देखो हम लोग पृष्ठ, जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, आवेश घनत्व है ना, रेखीय आवेश घनत्व कैसे निकालते हैं, रेखीय आवेश घनत्व निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं, कहते हैं ना एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश है ना, क्या कहते हो, क्यू बाई एल ही तो कहते हो, क्यू बाई एल ही कहते हो, लैम्डा इक्वल टू क्या कहते हो, क्यू बाई एल कहते हो। तो सेम प्रोसीजर यहां पर भी है। एकांक लंबाई का मतलब हो गया जितना फोर्स लग रहा है उसी में उस लंबाई से भाग दे दो, एकांक निकल जाएगी, यूनिट लंबाई मिल जाएगी। तो एफ बाई एल इसी में हम लोग डिवाइड कर देंगे, यहां से एल खत्म हो जाएगा ऐसे, ठीक है। या फिर एफ बाई एल 2I1 I2 अपान ए, फिर डाइन सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, 1 न्यूटन बराबर 10 घाते 5 डाइन। तो उसको जब यहां पे करेंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई का मनवा कितना होता है बेटा, म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान कितना, 10⁻⁷, 10⁻⁷ हो जाएगा, या मीटर में सेंटीमीटर में बदलोगे है ना, तो ऊपर ये 10⁻⁻2 होगा, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा 10 घाते, और डाइन रख दोगे, जब न्यूटन के स्थान पे डाइन रख दोगे तो 10 घाते 7, 10 घाते-7 कट जाएगा, 10 घाते 7 और 10 घाते-7 क्या कट जाएगा। तो इसको यह भी लिख सकते हो, या बाई यार 2I1 I2 अपान ए डाइन सेमी, ठीक है ना, डाइन सेमी, ठीक है। चलो यह हमारे पास दो चालक तार है, इसमें I1 धारा बढ़ रही, इसमें I2 धारा बढ़ रही, और इसमें इनके बीच की दूरी क्या है, ए है। अगला बल की दिशा, बल की दिशा की बात करते हैं। यदि दोनों चालकों के मध्य प्रवाहित धारा या धारा प्रवाह, यदि दोनों चालकों के मध्य धारा प्रवाह समान दिशा में हो तब, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भैया एफ बाई एल देखो इधर, मात्रक एफ बाई एल कैसे हुआ, तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, एफ का मात्रक न्यूटन, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर रन होगा, एफ बाई एल न्यूटन प्रति मीटर रन होगा। ध्यान देना, देख रहा एफ बाई एल हो गया, जब एफ बाई एल निकालेंगे तो एफ का मात्रक न्यूटन, एल का मात्रक मीटर, तो न्यूटन पर मीटर तो है, ठीक है। कहते हैं देखो फिर से देखो, बल की दिशा कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है यदि जैसे हमारे पास दो चालक हो और दोनों में जो धारा की दिशा हो, क्या कर रहा, धारा प्रवाह समान दिशा में हो, मतलब I1 दोनों ऊपर की तरफ हो, I1 I2 है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो या दोनों नीचे की तरफ हो। जैसे यह देखो इसमें I1 हो जाए और इसमें I2 हो जाए, मतलब दोनों ही केस में जो धारा की दिशा हो समान दिशा में हो, धारा की दिशा किधर हो बेटा, समान दिशा में हो, तब इनके मध्य आकर्षण बल कार्यरत हो, तब इनके मध्य, जैसे इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा, आकर्षण होगा, तो यहां पे कैसा बल होगा, आकर्षण बल होगा, मतलब जब धारा की दिशा समान होगी तो बल लगने वाला आकर्षण होगा।
ठीक है भाई। और यदि चालकों में धारा प्रवाह विपरीत दिशा में है तब इनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होगा। जैसे देखो इधर धारा I1 बह रही है और दूसरा चालक है धारा I2, यह नीचे की तरफ, तो विपरीत दिशा में है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा। और यहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, आराम से क्वेश्चन आ जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, अगर धारा की दिशा सेम डायरेक्शन में आकर्षण, विपरीत दिशा में होगी प्रतिकर्षण। ठीक है भाई, चलो देखो देखो इसमें धारा की दिशा, इसमें धारा की दिशा बेटा यहाँ पर I1 है, इसमें भी धारा की दिशा यहाँ पर I2 है। तो दोनों में यहाँ इस कंडीशन में धारा की दिशा सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में तो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। और इसमें देखो धारा की जो दिशा है ऊपर की ओर है और इसमें जो धारा की दिशा है यह नीचे की ओर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जा रहे हैं, है ना। ठीक है भाई, याद रखना जब धारा की दिशा सेम डायरेक्शन में आकर्षण, विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण। ठीक, गतिमान आवेशों के मध्य बल। ठीक है भाई, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, गतिमान आवेशों के मध्य बल। ठीक है, तो गतिमान आवेश है, आवेश है मतलब क्यू है, आवेश है मतलब कोई हमारे पास क्यू चार्ज है, Q1 चार्ज मान लिया, यह गतिमान है, इसका वेग कुछ V1 होगा, तो Q1 है तो V1 है। एक दूसरा आवेश हमने मान लिया, यह क्या है, Q2 आवेश है, तो इसका वेग क्या होगा, V2 होगा। तो इनके कारण इनके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा, फोर्स कितना होगा। तो भाई देखो अगर हम लोग सीधे सीधे बात करें तो F बराबर हम लोग निकाल लेंगे क्या, म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, उसके बाद इन्हीं का हम टर्म उठा के रख देंगे। ठीक है ना। चलो पहले हम फोर्स से बात करते हैं, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू V1 V2 हो जाएगा, यह फोर्स निकल के आएगा। क्या होगा, F मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई Q1 Q2, क्या बोल देंगे बेटा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू V1 V2। V1 V2 क्या हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर है। और इनके बीच में वैद्युत बल कितना लगेगा, तो इनके बीच में वैद्युत बल की बात करें बेटा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। इसको 1 बना ले, इसको 2 बना ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, तो ये तो हम पहले पढ़े कूलाम के नियमों में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई या R स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों की तुलना भी कर लेंगे कि इलेक्ट्रो मतलब चुंबकीय बल ज्यादा है कि वैद्युत बल ज्यादा है, तो एफ एम बाई एफ ई निकाल लेंगे। अगर हम समीकरण 1 और 2 से देखें तो एफ एम बाई एफ ई निकाल लेंगे, तो देखो कुछ कट भी जाएगा, आर स्क्वायर से कट जाएगा, Q1 Q2 से कट जाएगा, उसके बाद म्यू नॉट अपान 4 पाई इधर बचेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इसके बटे में बचेगा, 4 पाई भी काट देंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और इधर बच जाएगा V1 V2, है ना। क्या बच जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, V1 V2 बच जाएगा। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट V1 V2 बच जाएगा। यह दोनों फोर्स को आपस में जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तब आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, दो आवेश हैं Q1 Q2, क्या बेटा, दो आवेश है Q1 Q2 और वह V1 V2 वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, तो उनके कारण वैद्युत बल और चुंबकीय बल कितना होगा। बात समझ में आ रहा है। कहते हैं यदि दो आवेशों Q1 एवं Q2 क्रमशः V1 तथा V2 वेगों से गतिमान है तथा किसी क्षण इनके मध्य की दूरी स्मॉल r है, तब इनके मध्य की दूरी स्मॉल r है तब, जैसे देखो यह हमारे पास एक आवेश है Q1 और एक दूसरा आवेश है बेटा क्या, Q2। इधर यह स्थिर आवेश था, अब आगे चल के वेलोसिटी हो गया, इसके पास वेग आ गया कितना बेटा, V1 आ गया,
और इसके पास वेग कितना आ गया, v2 आ गया। ठीक है, तब यह गतिमान आवेश हो गया, यह q1 है वह q2 है, तब इनके मध्य कितना बल लगेगा, तो इनके मध्य चुंबकीय बल Fm बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई q1 q2 v1 v2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, और इनके मध्य विद्युत बल Fe बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समीकरण 1 और 2 हो गया। अब दोनों का रेशियो ले लो, तो कह देंगे समीकरण 1 एवं 2 से Fm बाई एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट v1 v2, तो यह आ जाएगा, अब मत हो इधर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 1 बाई सी स्क्वायर होता है, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 1 बाई सी स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रहा है बेटा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 1 बाई सी स्क्वायर होता है, तब v1 v2 बटे कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, v1 v2 बटे सी स्क्वायर हो जाएगा। सी क्या होती है, प्रकाश की चाल, लिख लेना सी क्या है, 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल, ठीक है भाई। तो कहते हैं यहाँ सी निर्वात में प्रकाश की चाल, अतः एफ एम बाई एफ ई इक्वल टू वी बाई सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों की वेलोसिटी समान हो जाए, जैसे आवेश q1 है आवेश q2 है, दोनों का वेग समान हो जाए, तो v बाई सी का होल स्क्वायर। समान वेग से गतिशील कण के लिए यदि क्या v छोटा होगा, भाई देखो प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है, और हमेशा किसी भी चालक की जो चाल होगी प्रकाश की चाल से हमेशा कम ही होती है, प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, v इज लेस देन सी, तो एफ एम इक्वल टू, मतलब तब उस समय चुंबकीय बल छोटा होगा और वैद्युत बल बड़ा होगा, याद रखना यह चीज। तो वैद्युत बल सदैव बड़ा होगा, चुंबकीय बल छोटा होता है। ठीक है बेटा, यहां तक की चीजें यह वाला जरूर देख लेना। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र भी पूछा जाता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा पूछी जाती है, इसका बीमा बता दो। बीमा कैसे निकालोगे, बीमा के लिए 1 बाई सी स्क्वायर सर, तो 1 बाई सी क्या प्रकाश की चाल है, क्या हो जाएगा एल टी पावर -1 हो जाएगा, एल टी पावर -1 और इसका होल स्क्वायर, तो ऊपर ले क्या होगा, तो एल के पावर -2 और टी के पावर 2, ये इसकी बीमा होती है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र पूछा जाता है, तो उसका बीमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर इतना लेट क्यों हो गया, अरे भैया हो गया, आप क्या करें, इतनी चीजें समझ में आ रही बेटा। तो आज के लिए इतना ही, कल इसके सारे क्वेश्चन करा देंगे, कल इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, कल जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, इसके सारे टॉपिक मैं कल पढ़ा दूंगा, और ये कल क्वेश्चन भी चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं यूट्यूब पर 8 बजे, ठीक है ना, चलो क्लास को ओवर कर रहे हैं, यूट्यूब पर मिलते हैं 8 बजे। यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं बेटा, वहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है ना।